लोकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है वो भारत के विदेश संबंध। इसके संदर्भ में आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी भूमिका, उसके संदर्भ के विषय में अध्ययन करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परंपरागत यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनका पतन हो गया और उनके स्थान पर विश्व के अंदर एक नई संरचना का उदय हुआ और उस संरचना के तहत दो महाशक्तियां उभर करके सामने आई। एक थी संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था, सोवियत संघ जो है साम्यवादी गुट का नेतृत्व कर रहा था। इन दोनों महाशक्तियों के उदय के साथ ही शीत युद्ध का दौर आरंभ हो गया। शीत युद्ध के दौर के साथ ही अणुबम, परमाणु युद्ध के भय के साथ साथ अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के जो देश थे, उनमें राजनीतिक स्वतंत्रता की जो उत्कंठा थी, उसके रूप में एक ऐसे तीसरे विकल्प की उभर करके सामने आया, जिसने दुनिया के सामने शांति, सद्भाव और विकास का पर्याय के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। इसके साथ ही द्विध्रुवीय जो व्यवस्था थी, उसके सामने एक चुनौती पेश की। इसके अलावा जो नवस्वतंत्र जो राष्ट्र थे, उनके लिए अपनी प्रभुसत्ता और स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए एक आशा की किरण दिखाई दी। और उस जो आंदोलन का जो नाम था, जो आंदोलन खड़ा हुआ, उसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। जो नवस्वतंत्र जो राष्ट्र थे, उन्होंने सैन्य प्रतिस्पर्धा जो चल रही थी दुनिया के अंदर, उससे दूर रह करके स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निर्णय लिया। और वो जो निर्णय था, वो जो नीति जो उन्होंने अपनाई, उसको गुटनिरपेक्षता की नीति या गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा गया। और भारत भी उसी नीति के ऊपर चला और उसी नीति के तहत जो भारत की अंतरिम सरकार थी, उसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में ये घोषणा कर दी थी कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा, बल्कि दोनों गुटों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करेगा। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात उसने अपने प्रयास जारी रखे गुटनिरपेक्षता की नीति के ऊपर, वो चलता रहा। और उसी प्रयास के तहत 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो प्रमुख नेता थे, वो थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो और मिस्र के कर्नल नासिर। ये जो सम्मेलन था, इसमें बांडुंग जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में अणु बमों के निर्माण के ऊपर प्रतिबंध व विकास के लिए मिलजुल करके कार्य करने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों में सहयोग को बढ़ावा देने की अपील की गई। इस प्रकार से इस आंदोलन में, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसका जो मुख्य प्रवक्ता माना गया, वो माना गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को और यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो को और मिस्र के कर्नल नासिर को। उसके बाद आगे चल करके म्यांमार के या उनून और इंडोनेशिया के सुकर्णो के प्रमुख नेता बने। लेकिन जो मुख्य प्रवक्ता माने गए, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, वो तीन ही थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर। इनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो स्थान है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर स्थान है। इस प्रकार से ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, इसने 1955 में एक सच्चाई का रूप धारण कर लिया और ये अस्तित्व में आने के लिए तैयार हो गया। और इस प्रकार इसका जो पहला जो सम्मेलन है, वो 1961 में होता है। वर्तमान में जो है, इसकी जो सदस्य संख्या है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 120 विकासशील जो देश है, वो इसके सदस्य हैं। 17 देशों व 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा इसको प्राप्त है। और अब तक इसके 18 सम्मेलन हो चुके हैं। पहला जो सम्मेलन है, वो 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। पहला सम्मेलन कब हुआ? 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। और 18वां जो सम्मेलन है, 18वां सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में 25-26 अक्टूबर 2019 को
संपन्न हुआ और इसमें भारत का प्रतिनिधि भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया। इन 18 सम्मेलनों में से ये जो 18 सम्मेलन हुए, इन 18 सम्मेलनों में से जो 7वां सम्मेलन था 1983, ये भारत में संपन्न हुआ। भारत की राजधानी नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी अध्यक्षता करते हुए एशिया और अफ्रीका के देशों में विकास के लिए मिलकर के सहयोग करने के साथ साथ नई अर्थव्यवस्था की पहल करने के लिए प्रयास करने का आह्वान सदस्य देशों से किया। इसके जो अलावा जो सम्मेलन हुए उनमें जो छठा सम्मेलन था वो 1979 में हवाना में हुआ और 17वां सम्मेलन जो था वो वेनेजुएला में हुआ। तो ये जो छठा और 17वां जो सम्मेलन हुए और 18वां जो सम्मेलन हुए, अब तक जितने भी सम्मेलन हुए उनमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया वो भारत के प्रधानमंत्री ने किया। ये जो 3 सम्मेलन मैंने बताया, छठा सम्मेलन, 17वां सम्मेलन और 18वां सम्मेलन, इन सम्मेलनों में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के प्रधानमंत्री ने नहीं किया। छठा जो सम्मेलन था 1979 जो हवाना में सम्मेलन हुआ, इसमें भारत का प्रधानमंत्री उस समय चौधरी चरण सिंह थे और चौधरी चरण सिंह कार्यवाहक प्रधानमंत्री होने के नाते हवाना में जो सम्मेलन हुआ उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया और भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन जो विदेश मंत्री थे श्री एनएल मिश्रा ने किया। 17वां और 18वां जो सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया। 17वें सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी ने किया और 18वां जो सम्मेलन था उसका प्रतिनिधित्व जो कि अजरबैजान में हुआ, अजरबैजान की बातों में हमारे वर्तमान के जो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। मई 2020 में हमारे जो प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने घुटने टेक्स आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन था उसमें भाग लिया और उस अपना संबोधन दिया। अपना संबोधन देते हुए उन्होंने संबोधित करते हुए ये कहा कि कोविड-19 जो महामारी है ये पिछले कुछ दशकों में देखे तो मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट है वर्तमान में। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि वैश्विक एकता के लिए जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी जरूरत महत्वपूर्ण है, यानी कि वैश्विक एकता में गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अक्सर ये देखा गया है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है वह दुनिया की नैतिक आवाज रहा है। अपनी इस भूमिका को बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दुनिया के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखने होंगे। ये उनके संबोधन की मुख्य बातें हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये जो हमारा टॉपिक था गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका और संदर्भ, ये हमने इसकी पृष्ठभूमि और इसका जो संदर्भ था उसको क्लियर करने की कोशिश की। आगे का जो हमारा इसके विषय में जो बच गया वो है गुटनिरपेक्षता का अर्थ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि भूमिका संदर्भ के बारे में जो आज हमने डिस्कस किया वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।